नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर एनर्जी सेक्टर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सुज़लॉन। देखिए सुज़लॉन देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 पोजीशन में है और वो भी विंड एनर्जी के ऊपर। तो विंड इंस्टॉलेशन एंड विंड एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरीके से कामों के लिए सुज़लॉन एनर्जी नंबर 1 पोजीशन में है। इसको टक्कर देने के लिए अभी तक कोई कंपनी सामने ही नहीं आया, मतलब सामने तो आया, इसको टक्कर नहीं दे पाया। इतने बड़े कंपनी बन चुके हैं। देखिए देखने में तो आपको कंपनी में मार्केट कैप वाइज बहुत छोटा लगेगा, मगर कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो टोटल प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा है। अगर कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का अगर ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि कंपनी का कैपेसिटी कितना है। 13,880 मेगावाट। और ये जो प्रोजेक्ट है टोटली आप देख सकते हैं करीबन करीबन 20 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। और विंड एनर्जी 17 कंट्रीज के ऊपर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं एंड 111 प्लस विंड फ्रेम्स विथ ए कैपेसिटी ऑफ 13,880 मेगावाट का। तो सोचिए विंड एनर्जी के ऊपर किस तरीके से कंपनी काम कर रहा है। और सुजलोन का जो S144 विंड टरबाइन जनरेटर है, उसमें से कंपनी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। साथ ही साथ S133 विंड टरबाइन जनरेटर है, साथ ही साथ 120 विंड टरबाइन जनरेटर है, साथ ही साथ क्लासिक फील्ड भी है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के आप देख सकते हैं कितने सारे कैटेगरीज के जो टरबाइन है, विंड टरबाइन है, उसको इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का कस्टमर बेस देखेंगे तो और भी बढ़िया आपको लगेगा। जैसे एसीसी इसका कस्टमर है, अदानी रिन्यूएबल। अदानी इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतने बड़े काम करने के बाद भी वो स्विट्जरलैंड के ऊपर भी डिपेंडेंट है। साथ ही साथ आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज ग्रुप, गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हीरो मोटोको, आईटीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, टाटा, टीवीएस, वेदांता और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी में दम तो है क्योंकि इसका क्लाइंट बेसिस इतना स्ट्रांग है और क्लाइंट वो ही क्लाइंट है इसका जो इंडिया के एक टॉप कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो 73% के आसपास रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए कितना ज्यादा एंड कितना तगड़ा मोमेंटम कंपनी कर रहा है। कंपनी का सबसे खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी एक टाइम बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे। आज कंपनी का 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का जो कर्जा है सिर्फ 277 करोड़ का कर्जा, और कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना, करीबन 90,000 करोड़ के आसपास। तो 90,000 करोड़ के आसपास कर्जा, सॉरी 90,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप के हिसाब से 277 करोड़ का टोटल डेप्थ बहुत कम है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है। कंपनी का आरओसी आरओई ठीक ठाक है। सिर्फ कंपनी की एक दिक्कत वाला पॉइंट है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से बहुत हाई है। तो चलो एक बार मैं पी रेशियो को भी देख लेता हूँ। तो 2000 मतलब 2024 के जनवरी मंथ में कंपनी का पी रेशियो चला गया था 154 के आसपास। उसके बाद पी रेशियो के बिग फॉल होता हुआ देखने को मिले, और जो इसका लो था पी रेशियो 68 उसी के आसपास आया था। उसके बाद फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो क्या सचमुच रिकवरी कर सकते हैं? तो उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर किस तरीके से करेक्शन हुआ और एक स्ट्रांगली सपोर्ट मिला, और उसी सपोर्ट के बेसिस में बाउंस बैक किया। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी के ऊपर काम करने से पहले कुछ पॉइंट्स तो आपको देखना होगा जिस पॉइंट के बेसिस में आप काम कर पाएंगे। जैसे सेल्स का आंकड़ा देखूँ तो कंपनी पिछले सालों को भी बीट किया बहुत शानदार तरीके से, पिछले क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट की, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा। और उसके अगेंस्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से सीधा सीधा 200 करोड़ पहुंच चुके हैं। हाँ, एक पॉइंट के बारे में बात करूँ कि कंपनी के ऊपर पिछली बार जो प्रॉफिट हुआ था उससे 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम हुआ। तो प्रॉफिट यहाँ पे कम क्यों हुआ, चलो वो भी देख लेते हैं। पहली बात, कंपनी का सेल्स जो है वो भी सेम टू सेम लेवल में सेल्स हुआ। सिर्फ कंपनी के एक्सपेंस कम होने के कारण, मतलब पिछले बार एक्सपेंस का कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिला। और यही एक कारण है जिसके कारण शेयर में करेक्शन हुआ था। अभी फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। एक मजेदार बात आपको बता दूं, चलो वो भी आपको बताता हूँ। देखिए एक साल में कंपनी कितना
33% का सेल्स ग्रोथ किया और 165% का प्रॉफिट ग्रोथ किया। मतलब सालाना कंपनी बहुत मैसिवली जाम हुआ, क्योंकि पिछले साल में जो प्रॉफिट था से 100 करोड़, इस बार कितना 200 करोड़। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियो 166% के आसपास ग्रोथ हुआ और इसलिए कंपनी तगड़ा रिटर्न भी दिया। अभी कंपनी के ऊपर देखिए, दो चीजों को मुझे बेस्ट लगा। एक टाइम कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में था और बिग बिग नेगेटिव, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 12,000 करोड़। और आज कंपनी का जो रिजर्व है वो पॉजिटिव में आया। और कंपनी का जो पहले जो कर्जा था, रिजर्व के टाइम में कर्जा जितना था 13,000, 14,000, इस तरीके से कुछ करोड़ का जो मतलब कर्जा था, वो आज सिर्फ 150 करोड़, 270 करोड़ इस तरीके से कर्जा देखने को मिला। मतलब कर्जा एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। अभी कर्जा इतना होने के पीछे रीजन भी है, कंपनी खुद के जो एसेट है उसको बेचा, दूसरे बिजनेस को बेचा, सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर फोकस रखा। तो फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी के एसेट यहाँ पे शानदार देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। अब ध्यान से देखना, हम लोग सोच रहे कि कंपनी में दम नहीं है, मगर इसी जगह पे आप देख सकते हैं एफआईएस तगड़ा माल उठा चुके हैं। जो एफआईएस ने 2 साल पहले से 7.5% का होल्डिंग लेकर चल रहा था, आज वो 23%, मतलब अराउंड 3 गुना से भी ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा होल्डिंग एफआईएस उठा लिया। उसी तरीके से डीएस के पास भी 5% होल्डिंग था, वो आज 9% पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल। तो किसने माल बेचा? माल बेचा एक्चुअली पब्लिक ने। पब्लिक ने माल बेचा, उसका सीधा सीधा फायदा इंस्टीट्यूशन उठा लिया, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर इंस्टीट्यूशन क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो क्या वो कंपनी नीचे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो कंपनी ऊपर जाने का ही पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। तो चलो अभी मेन पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं कि कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या ग्रोथ है। देखिए, कंपनी का अगर मैं कैपेक्स के बारे में बात करूं, कंपनी का टारगेट है कि कंपनी 300 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और ये जो कैपेसिटी है, कैपेक्स है, उसको बढ़ाने जा रहा है 2025 में। 2025 में कंपनी यहाँ पे कैपेक्स को बढ़ाने जा रहा है, वो भी 300 करोड़ के आसपास। और इसी तरीके से अगर मैं इसका प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो देखिए, कंपनी का जो न्यू प्रोजेक्ट है, कंपनी का टारगेट है 402 मेगावाट का। यहाँ पे देख सकते हैं जूनीपुर जो ग्रीन एनर्जी है उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। और साथ ही साथ 551 मेगावाट का आदित्य बिरला ग्रुप के प्रोजेक्ट है, वो भी कंपनी कंपीट करेंगे। एनटीपीसी ने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट दिया, करीबन 1166 करोड़ का। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे एएमपिन जो कंपनी है, वो भी 103.95 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी दिया। साथ ही साथ और भी देखिए, वेस्टार ग्रीन मतलब हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर 81.9 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट को सुजलॉन को दिया। साथ ही साथ 300 मेगावाट का टोटल एप्रिवा इंजीनियरिंग जो एनर्जी कंपनी है वो भी इसको दिया। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी को अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी मिला, जिसके चलते कंपनी 300 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको दिखाया, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो ग्रोथ है, वो किस तरीके से होने वाला है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक बात को याद रखिए, ये सारे प्रोजेक्ट अगर कंपनी कम्पीट करेंगे तो क्या उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, क्या उसका ग्रोथ नहीं होगा? इस बात को हमेशा याद रखिए। रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए जब कंपनी कंटिन्यूसली एक रेंज क्रिएट करके हायर हाई करते करते ऊपर जा रहा था और जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड कर रहा है, तो जब इस होल्डिंग पीरियड को ब्रेक करेगा तो बड़ा धमाका होगा। तो फाइनली जिस दिन होल्डिंग पीरियड को ब्रेक किया और यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, तब यहाँ पे मेरा कुछ पॉजिटिव डिसीजन बना था, तब मैंने वीडियो भी बना के आपको शेयर किया था। और मेरा टारगेट था इस हाई लेवल तक, मतलब 85 लेवल तक। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी का प्रीवियस स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, तो इसी रेजिस्टेंस तक मैं इंतजार किया था। तो ओवरऑल मुझे जो ये यहाँ से रेंज मिला, तो ओवरऑल रेंज मिला 45% का रेंज मिला। तो क्या सीधा सीधा वही रेंज तक फिर से जा सकते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी टॉप से लेकर फिर से सपोर्ट को टेस्ट करके कंपनी अपटेन मोमेंटम दिखाते हैं, तो यहाँ पे जर्नी पॉजिटिव होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी मैं कहूँ कि यहाँ पे जो कैंडल्स क्रिएट हुआ वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो जो बाइंग प्रेशर है उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया, टेक्निकली यहाँ पे जो चार्ट को यूज़ किया वो आप देख सकते हैं, आरएसआई को मैं यूज़ किया। आरएसआई के रूल्स के हिसाब से
कोई भी कंपनी का चार्ट अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होता है और उसी टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे जाते हैं, मतलब ये जो लाइन है 30 का, ऊपर जो लाइन है 70 का, ये आरएसआई मैंने किस तरीके से ऐड किया, 200 डेज मूविंग एवरेज के मैंने किस तरीके से ऐड किया, वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए आरएसआई भी 30 के नीचे आया और उस टाइम कैंडल भी नीचे क्लोज दिया, तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा। उसके बाद देखिए कैंडल ऊपर जा रहा है और आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। आरएसआई अगर इस 70 को टच करेंगे तो मैं यहाँ पे मेरा पोजीशन को एग्जिट कर लूंगा। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव मुझे एक डिसीजन यहाँ पे मिला और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर करना, मतलब जरूर कमेंट करना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरीके से स्ट्रेटजीज को यूज करने से पहले एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेना कि सही में इस तरीके से स्ट्रेटजीज में दम है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रेटजीज बना था, आरएसआई नीचे भी आए और उसी टाइम में कैंडल भी यहाँ पे क्लोजिंग दिया और आरएसआई जब 70 को क्रॉस ओवर किया तब क्लोजिंग बना। तो देखिए 29% यहाँ पे जंप दिखाया 56 डेज में। इसी तरीके से अगर और भी प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। पहले देखिए यहाँ पे बना था, यहाँ पे जो कैंडल बना, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आरएसआई 30 के नीचे आया मगर यहाँ पे पोजीशन नहीं बना। क्यों? क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ, सॉरी ऊपर क्लोजिंग हुआ, इसके नीचे आया ही नहीं। तो इस स्ट्रेटजीज को मैं यूज नहीं किया। सेकंड स्ट्रेटजीज को यूज किया जहाँ पे आरएसआई भी 30 के नीचे आया और कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो बेसिकली यहाँ पे पोजीशन बना हुआ कुछ ऐसा, इस लेवल से आरएसआई जब 70 को पहुंचा तब टाइम पीरियड के हिसाब से 87 डेज लग गया 11% रिटर्न पाने के लिए। उसी के बीच में और एक स्ट्रेटजीज मिल चुके थे। यहाँ पे आरएसआई जो स्ट्रेटजीज मिला वो 41% का रिटर्न दे दिया 25 डेज में। अगर इस दोनों ट्रेड को मैं एक साथ एवरेज करूं तो कितना निकल का आया, तो आप देख सकते हैं एक मिला 11% और एक मिला 41%। तो इसको डिवाइड 2 करूंगा तो 26% का टोटल यहाँ पे रेंज मिला था। और कितने दिन में मिला? एक मिला 87 डेज में और दूसरा मिला 25 डेज में। इसको डिवाइड करूंगा तो 56 डेज में। तो 56 डेज में 25% का रिटर्न, ये मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न था। तो आप भी इस तरीके से बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ खुद के ऊपर भरोसा करके काम करिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिए, किसी के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पे भी आरएसआई ने नीचे आया और यहाँ पे भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया और इंस्टेंट यहाँ पे जंप दिखने को मिला। सिर्फ 38 डेज में 17% का जंप दिखाया। तो कहने का मतलब है अगर कंपनी में दम है, अगर कंपनी में पोटेंशियल है और आपके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में दम है तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके डिसीजन ले सकते हैं। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको स्टडी पर्पस में चीज़ों को समझाने के लिए, डिटेल्स को दिखाने के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर सीखना है, जानना है तो मुझे फॉलो करिए, कंटिन्यू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।